नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है पूर्ति के सिद्धांत का। पहले वीडियो में मैंने कवर किया उसके कॉन्सेप्ट, उसका लॉ क्या है, उसका अजम्पशंस क्या हैं। पहले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो वाला वीडियो देखिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अब इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, सप्लाई के, यानी कि किन किन चीज़ों के आधार पर सप्लाई बढ़ती या फिर घटती है मार्केट में। ठीक है, डिटरमिनेंट्स कौन है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट और हैं, सिर्फ मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट सप्लाई कर्व पे कैसे होता है। तो ये टॉपिक्स मैं इस वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बाकी के टॉपिक्स उससे अगली वीडियो में, जो कि है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये शुरू करते हैं पूर्ति फलन से, या फिर निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं सप्लाई के। निर्धारक तत्व कहने का मतलब ये है कि सप्लाई किस किस चीज़ पे या किस किस तत्वों के आधार पर बढ़ेगी मार्केट में या फिर कम होगी। तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की कीमत सबसे बड़ी है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सप्लायर का या फिर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगी। प्राइस कम होगा तो मार्केट में सप्लाई भी कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बता दिए थे मैंने, 2 हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का अगर किसी का मार्केट में प्राइस हो जाता है कम, एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, पेप्सी और कोका कोला का ही। तो पेप्सी अगर अपनी वस्तुओं की कीमत कर देती है कम, तो पेप्सी मार्केट में सप्लाई भी कम कर देगी अपनी। और वहीं कोका कोला की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके मुकाबले में, पेप्सी के मुकाबले में, और उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, फिर उसकी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी डिपेंड करेगा मार्केट में सप्लाई करने से। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है किसी भी वस्तु की। ठीक है, अब जैसे मोबाइल है, मार्केट में मोबाइल की इतनी सप्लाई रहती है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वाला मोबाइल नहीं मिला मुझे, क्योंकि इतनी कंपनियां हो चुकी हैं, MI, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं, क्योंकि मार्केट में फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी मार्केट में, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी होंगी किसी भी कंपनी की, उतनी ही मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी उनकी। ठीक है, गोल क्या है फर्म का, इस पे डिपेंड करेगा मार्केट में सप्लाई। अगर उसका गोल है प्रॉफिट कमाना, तो मार्केट में सप्लाई क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। कुछ लेवल तक ही ज़्यादा करेगा, उसके बाद जब तक प्राइस उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा तब तक मार्केट में सप्लाई वो नहीं करेगा। अगर उसका गोल है समाज कल्याण करना, पब्लिक डेवलपमेंट करना, तो वो क्या करेगा, फिर सेम प्राइस पे भी बहुत मैक्सिमम सप्लाई वो कर सकता है। फैक्टर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं फैक्टर्स। मशीनें हैं, मजदूर हैं, कैपिटल जो लगता है, पैसा लगता है, वो सभी क्या है, एक तरह का फैक्टर हैं। तो आपका मान लेते हैं अगर जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो जूते बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, चमड़ा चाहिए, ठीक है, धागा चाहिए, मशीन चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारा क्या है, आपका फैक्टर्स हैं। अब चमड़े की कीमत जो है बाजार में कम हो गई, तो क्या होगा, आपका फैक्टर प्राइस जो है, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सप्लाई चेंज कर दोगे सेम प्राइस पर भी। ठीक है, बढ़ा दोगे उसको। ऐसे ही फैक्टर प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर आप सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप तकनीक किस तरह की प्रयोग कर रहे हो। अब मार्केट में कोई अच्छी टेक्निक अवेलेबल है
मशीन अवेलेबल है जूता बनाने के लिए, लेकिन आज भी आप किसी मजदूर से ही जूता बनवा रहे हो, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आदमी जिससे आप जूते बनवा रहे हो दिन के 100 जोड़ी ही जूते बना रहा हो और इतनी ही सप्लाई आप कर पाओगे। लेकिन अगर मशीन आप ले आए, कोई टेक्नोलॉजी आपने चेंज कर दी, तो हो सकता है वो दिन के 200 जोड़ी जूते बना दे, तो आप क्या करोगे, 200 जोड़ी जूते तक मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। ये है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी सप्लाई निर्भर करती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमें पता चले कि भाई भविष्य में इस चीज़ का कीमत कम हो जाएगी, मुझे पता चले कि फैक्टर्स जो है मेरे, उसका प्राइस जो है कल कम हो जाएगा, या फिर कल जो है पूरे के पूरे प्रोडक्ट का ही प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आज अपनी सप्लाई कर दूंगा ज़्यादा, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर मुझे पता चले कि कल मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं कल सप्लाई करूँगा, आज क्यों सप्लाई करूँ भाई। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर मुझे कुछ पता चले कि कल कीमत बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से भी मैं काम करूँगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर चेंज होने वाली हों, जैसे मैंने जीएसटी का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, तो जीएसटी अगर आ गया, जिसका 12 से 18 हो गया उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई, जिसका 18 से 12 हो गया उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो जिसका 12 से 18 हो गया वो क्या कर देगा, सप्लाई कम कर देगा, और जिसका 18 से 12 हो गया वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। ये है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कोई चेंज होने वाला हो तो उसके हिसाब से भी हमारी सप्लाई चेंज होती रहेगी। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जिसके आधार पर हमारे सप्लाई मार्केट में काम करती है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या फिर निर्धारक तत्व। इसके आधार पर ही निर्धारित होती है हमारी क्या, बाजार की पूर्ति। अब इसके अपवाद क्या हैं? अपवाद का मतलब होता है कि इस पर ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ क्या था हमारा, कि जब प्राइस चेंज होगा तो हमारी बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये है हमारा क्या, लॉ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर ये लॉ काम नहीं करता, कि प्राइस हो सकता है बढ़ने पर सप्लाई कम हो जाए। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? एग्रीकल्चर वाली प्रोडक्शन की जितनी भी चीज़ें होंगी उन पर ये वाला लॉ लागू नहीं होता। कैसे नहीं होगा? गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब गेहूं जो है पूरे देश में एक साथ ही कटता है और उसको एक साथ ही बेचना पड़ता है, ठीक है। हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि अभी अपने पास रख लेते हैं, जब मार्केट में कमी होगी तब इसको बेचेंगे। ऐसा नहीं करते गेहूं के साथ, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। अब जब इतने सारे बेचने वाले आ जाएंगे तो मार्केट में प्राइस हो जाएगा क्या, कम। नहीं समझे? एक और एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट गए तो मार्केट में आलू बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जब आलू बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और आप खरीदने वाले सिर्फ एक हो और उन सभी को बेचना है, तो वो क्या करेंगे, अपना प्राइस कम करेंगे कि सर मैं 10 रुपये का दे रहा हूँ, मैं 8 रुपये का दे रहा हूँ, आप मेरे से ले लो। मैं 7 रुपये का दे रहा हूँ, आप मेरे से ले लो। तो ये क्या होता है कि जब सेलर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम रहते हैं तो प्राइस हमेशा नीचे आ जाता है। यही वाला लॉ यहाँ पर काम करता है एग्रीकल्चर वाले में। तो गेहूँ पूरे देश में एक साथ कटता है, और तो जब गेहूँ एक साथ कटेगा तो बेचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे और ख़रीदने वाले बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पर कीमत जो है उसकी हो जाती है कम, और सप्लाई लेकिन फिर भी रहती है ज़्यादा। आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्स, ये होती हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। आईफोन है, आईफोन हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, जिसके हाथ में भी रहता है हाँ यार अमीर आदमी है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का जब कीमत कम होने लगती है या फिर उसकी डिमांड नहीं आती मार्केट में, तो उसकी सप्लाई भी हमेशा कम कर देते हैं मार्केट, क्योंकि अगर उसको कम पे बेचेंगे तो वो प्रतिष्ठा सूचक नहीं रह जाएगी। फिर तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अगर उसको कम पे बेचेंगे, उसको बेचना तो ज़्यादा पे ही है। तो ये जितनी भी आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्ट रहते हैं, तो जब इनका कीमत हो जाती है कम तो सप्लाई भी लगभग ज़ीरो या फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पे ये वाली चीज़ काम नहीं करती। पेरिशेबल गुड्स जितने भी होते हैं, नाशवान चीज़ें, सब्जियां नाशवान होती हैं। आज अगर उसको नहीं
खाया गया तो हो सकता है कल ख़राब हो जाए। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं नाशवान, उनको प्रोड्यूसर ऐसा सोचता है कि जल्दी से जल्दी इनको बेच लिया जाए, जो भी पैसा आ रहा है आने दो। कोई भी चीज़ आपके पास ख़राब होकर सड़ रही है तो आप उसको तुरंत से तुरंत बेचना चाहते हो कि चलो जो भी पैसा आ रहा है आने दो। तो नाशवान चीज़ों का कीमत अगर कम भी रहेगी तो भी सप्लाई इसकी करने के लिए प्रोड्यूसर तैयार रहता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर ये वाला लॉ, सप्लाई का लॉ लागू नहीं होता है। ये क्या कहलाती हैं? अपवाद। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेप्शंस लिखो सप्लाई के लॉ सप्लाई ऑफ लॉ के, तो ये वाले हैं, और लॉ ऑफ सप्लाई के फंक्शंस अगर लिखने हैं तो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब ये लास्ट पॉइंट है, पूर्ति का ये वाला लास्ट पॉइंट है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो सप्लाई में चेंज है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जो सप्लाई में चेंज है वो 2 कारणों से होती है, एक तो प्राइस के कारण से होगी और एक प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसके कारण हो सकती है। ठीक है, वो अदर थिंग्स क्या है वो हमने यहाँ पर बहुत सारी बार पढ़ लिया कि फैक्टर के प्राइस में कम हो गया, ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बदल गए। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? अदर। प्राइस को छोड़कर जितनी भी चीज़ों से सप्लाई चेंज होगी, बढ़ेगी या घटेगी, वो सभी क्या कहलाती हैं? अदर थिंग्स। तो जो प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है उसको कहते हैं संचरण। मांग वक्र पर संचरण, मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व। और जितनी भी प्राइस के अलावा अगर जिसकी भी कारण से प्राइस सप्लाई चेंज हुई है तो उसको कहते हैं खिसकाव। मांग वक्र पर खिसकाव, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब ये कैसे होता है? तो प्राइस की वजह से हुआ है तो 2 हो सकते हैं। एक, अगर सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है तो उसको कहते हैं विस्तार, और सप्लाई अगर कम हो गई है तो उसको कहते हैं संकुचन। सप्लाई में विस्तार होगा कब? जब कीमत में विस्तार होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब कीमत में कम होगा। तो जब कीमत में वृद्धि हुई तो सप्लाई बढ़ गई, जब कीमत में कमी हुई तो सप्लाई कम हो गई। बढ़ने को हम कहते हैं एक्सटेंशन और कम होने को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस की वजह से ये 2 चेंज आ सकते हैं सप्लाई में, या तो वो विस्तृत हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन में आ सकती है, संकुचित हो सकती है। ठीक है, तो कीमत की वजह से जितने भी चेंजेस होंगे उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, अगर जहां पर भी एक्सटेंशन लिखा हुआ है और क्वेश्चन अगर पूछा हो कि कारण बताओ सप्लाई में या फिर पूर्ति में विस्तार के, तो वो केवल एक कारण है, क्या है वो? कीमत। और यदि कहीं लिखा हुआ है कि कारण बताओ संकुचित होने के, तो वो एक कारण है, केवल कीमत। ठीक है, और कोई भी कारण नहीं है। तो कीमत की वजह से सिर्फ ये 2 चेंजेस हो सकते हैं। मांग वक्र में खिसकाव, कीमत के अलावा जितनी भी कारणों से चेंज होगी तो वो 2 हो सकती हैं, या तो पूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई में वृद्धि हो सकती है, या फिर सप्लाई में कमी हो सकती है। तो इसको कहते हैं वृद्धि और कमी। तो यदि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पूर्ति में वृद्धि के कारण लिखो, पूर्ति में कमी के कारण लिखो, तो वो कीमत के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं, प्राइस के छोड़कर एक्सेप्ट प्राइस जितनी भी चीज़ें हैं, उसके कारण ही वृद्धि और कमी हो सकती है। अब इसका मैं वक्र आपको बना के समझा देता हूँ। तो वक्र कैसे बनेगा? सिंपल, वही x, y, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2, 4, 2, 4, 2 रुपये पर 2 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहा था, 4 रुपये पर 4 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहा है। तो ये वक्र कैसा गया? ऊपर की ओर। तो अगर ऊपर की ओर वक्र जा रहा है तो उसको कहते हैं विस्तार। ऐसे ही सेम x, y, 0, 2, 4, इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस, 2, 4। तो 4 रुपये पे 4 सप्लाई कर रहा था और 2 रुपये पर 2 सप्लाई कर रहा है। तो ये वक्र कैसा आ गया? नीचे की ओर। तो वक्र अगर नीचे की ओर आ रहा है तो उसको कहते हैं संकुचन, और वक्र अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको कहते हैं विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन। अब मांग वक्र में वृद्धि कैसे होगी? पूर्ति वक्र में। तो मांग वक्र में भी मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा कीमत और क्वांटिटी का ही वक्र बनाते हैं, अदर थिंग्स का वक्र नहीं बनाते हैं।
तो इसमें क्या रहेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सप्लाई चेंज किसकी वजह से हो रही है, अदर थिंग्स की वजह से। तो प्राइस सेम है, पहले सप्लाई कर्व ये वाला था, अब सप्लाई कर्व ये वाला हो गया। मतलब पहले 2 क्वांटिटी खरीदता था, अब 4 क्वांटिटी बेचता है, सॉरी। तो ये वक्र इधर की तरफ खिसक गया सिर्फ, ठीक है। अब ऐसे ही सेम वृद्धि, प्राइस रहेगा सेम, इधर क्वांटिटी, पहले 4 क्वांटिटी बेचता था, अब 2 क्वांटिटी बेचता है, इधर की तरफ आ गया वक्र। तो खिसक सकता है, ये कहता है क्या, लेफ्ट की तरफ, और ये राइट की तरफ। तो ये खिसक सकता है, खिसकाव हो सकता है, इसमें संकुचित या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मांग वक्र के सीधी ओर खिसकने के कारण लिखो, तो सीधे ओर खिसकने का मतलब क्या है, राइट की तरफ मूव शिफ्ट होने का मतलब क्या है इसका, कि सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। और अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मांग में पूर्ति में कमी होने के, या फिर पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने के, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने के कारण लिखो, तो वो क्या हो रहा है, लेफ्ट और शिफ्ट का मतलब कमी। तो वृद्धि और कमी के कारण लिखने हैं। अब वो कारण क्या है, वो हैं ये वाले, ये भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। ऑब्लिक करके ही मैंने इधर इंक्रीज का लिख दिया है और इधर डिक्रीज का लिख दिया है। तो इंक्रीज होने का क्या कारण हो सकते हैं कि इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट हो गया। पहले आप कोई बेकार मशीन इस्तेमाल करते थे, अभी आपने उसको चेंज करके नई मशीन लगा ली। तो नई मशीन जब भी आती है तो वो हमेशा अच्छा काम करेगी। नया फ़ोन आप खरीदते हो कोई भी, तो वो पहले से बेहतर ही चलता है। तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। तो नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो पुरानी वाली से बेहतर ही होती है। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी का उल्टा है, डिक्रीज होने का कारण क्या है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप कोई बहुत ख़राब हो चुकी है टेक्नोलॉजी, आप तब भी उसको रगड़े जा रहे हो, तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट वहाँ पर बढ़ जाएगा, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, आपके जो फैक्टर्स का प्राइस है वो कम हो गया। जूते बनाने की फैक्ट्री है आपकी, चमड़े का प्राइस कम हो गया, तो जब चमड़े का प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, लागत आपकी कम हो जाएगी, और जब लागत कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसी का उल्टा इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस अगर बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम तो फिर सप्लाई भी कम। नेक्स्ट है डिक्रीज इन सब्स्टिट्यूट प्राइस। सब्स्टिट्यूट प्राइस का मतलब है कि जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो गई, तो आप अपनी सप्लाई क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि उसकी तुलना में आपकी कीमत ज़्यादा है। इसी का उल्टा इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट प्राइस, तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस में जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, पहले फर्म्स मान लेते हैं मोबाइल बनाने की यहाँ पर 3 थी सिर्फ, अब 2 और जुड़ गई तो 5 फर्म्स हो गई। अब 5 फर्म्स हो जाएंगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी का उल्टा अगर फर्म्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई भी वहाँ पर कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस इन नियर टाइम, निकट भविष्य में हमें ऐसा अंदेशा है कि इसकी कीमत कम हो जाएगी, किसी भी वस्तु की कीमत भविष्य में कम हो जाएगी। तो जब अगर मुझे ऐसी आशा है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं अभी के अभी ही अपना सारा माल बेच दूंगा। अगर मुझे ऐसा अंदाज़ा लग जाए, नमक की फैक्ट्री है मेरी, कि नमक का प्राइस कल 10 रुपये से 7 रुपये हो जाएगा, तो मैं आज ही अपना सारा नमक बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 रुपये पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि 7 रुपये पे, सीधी सी बात है 10 रुपये पे। तो जब हमें ऐसा अंदेशा हो कि निकट भविष्य में उसकी कीमत कम होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ आज के समय में सप्लाई उसकी बढ़ा देंगे,
और इसी का उल्टा अगर हमें ऐसा पता हो कि निकट भविष्य में बढ़ने वाला है, राइज होने वाला है प्राइस, तो हम क्या करेंगे, आज के समय में सप्लाई कम कर देंगे। गोल शिफ्ट टू सेल मैक्स या फिर मैक्स सेल्स। प्रोड्यूसर का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे सेल मैक्सिमम करनी है, तो वो करंट प्राइस पर भी मैक्सिमम सप्लाई करने की कोशिश करेगा। और अगर उसका वो गोल हो कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो वो कभी सप्लाई करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगा। आज के समय में वो सप्लाई कम कर देगा। तो इंक्रीज होने का कारण क्या है कि जब उसका गोल हो मैक्सिमम सेल्स करने का, तो वो करंट प्राइस पे भी बढ़ा देगा सप्लाई, और जब उसका गोल हो प्रॉफिट मैक्स करने का, तो वो क्या करेगा, सप्लाई यहाँ पर कम कर देगा। तो ये है कारण किसके, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने के। और इंक्रीज डिक्रीज होगा किससे, अदर देन प्राइस। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वजह से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, और प्राइस की वजह से जो होता है वो होता है एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, कमी, वृद्धि को विस्तार या फिर संकुचन। तो ये वाला चैप्टर है पूरा का पूरा पूर्ति, यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है पूर्ति की लोच, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब तक ध्यान रखिए अपना, देखते रहिए इकोनॉमिक पाठशाला।